हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान की। विज्ञान में चैप्टर है आज हमारा 4th यानी कि अध्याय 4 कार्बन और इसके यौगिक। इसमें आज ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पे समझा दूँगी। बट आपको हर क्वेश्चन एक बार देख लेना है, तो इस तरह से क्वेश्चन मैं बताते जा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन एक बार समझ लें, फिर बोर्ड पे अच्छे से समझाते बनेगा। CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। अब इसके लिए थोड़ा सा आपने जो परमाणु संरचना पिछली क्लास में 9th क्लास में पढ़ी है वो वाला नॉलेज यहाँ पे यूज़ होगा। तो ये रही आपकी CO2 की मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। तो ये दिखाई दे रही है आपको सल्फर की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समयावों का चित्रण कर सकते हैं। तो आप कितने कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। इधर ये 3 दिखाई दे रहे हैं आपको, पेंटेन, न्यू पेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन के वे 2 गुणधर्म निम्न हैं जिसके कारण चारों ओर कार्बन यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला श्रृंखलन और दूसरा कार्बन की चतुसंयोजकता। तो संकलन क्या है, कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। दूसरी क्या है विशेषता, दूसरी विशेषता है कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 है। इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजकता तत्व के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन यौगिक की संख्या विशाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र है C5H10। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस तरह है। C कितने चाहिए, 5 चाहिए आपको, मतलब कि बोर्ड पे अच्छे से समझना, और H कितने चाहिए, 10 चाहिए, तो काउंट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉन। क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय संभव हैं। तो यहाँ पे आप सबकी संरचनाएं पहले तो देख लीजिए, एथेनोइक अम्ल की, ब्रोमोपेंटेन की, ब्यूटेनॉन की और हेक्सेनॉल की। हाँ, ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समन्वय संभव हैं जो इस प्रकार हैं, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। तो एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, इनके नामांकन करना है। तो पहले का नाम क्या है, ब्रोमोएथेन। ये सारे कैसे नाम बनते हैं, कैसे सूत्र बनते हैं, मैं बोर्ड पे ही समझा पाऊँगी अच्छे से। मेथेनॉल और एक हेक्सान या हेक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चूँकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल से ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात एक प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 और ऊष्मा, या अम्लीय K2Cr2O7 प्लस ऊष्मा CH3COOH। यहाँ पे मैं केवल बताती जा रही हूँ कि ये क्वेश्चन हैं, समझाते तो बोर्ड पे बनेगा।
ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आंसर है, हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा केवल 21% है, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कजली ज्वाला निकलेगा तथा कम ऊष्मा उत्पन्न होगी, जबकि ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं? तो आंसर है, अम्ल का परीक्षण करके और अल्कोहल का परीक्षण करके। दो परखनलियाँ ए और बी लीजिए, एक में अल्कोहल और दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल लीजिए। अब दोनों परखनलियों में स्पैचुला भरकर NaHCO या Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, जिसे परखनली में तेज बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी, उसमें अम्ल होगा। अल्कोहल से परीक्षण कैसे करेंगे? तो एक परखनली ए में 3 ml एथेनॉल लेते हैं और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट उसमें एक एक बूंद करके डालते हैं। जल ऊष्मक में गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाता है, परंतु यही क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करने पर रंग अपरिवर्तित रहता है। तो इस तरह से परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक क्या है? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन हटाकर उपचयित करते हैं, जैसे अम्लीय K2CrO7 तथा क्षारीय KMnO4 ऑक्सीकारक है, जो एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान कर एथेनोइक अम्ल में बदल देता है। अभिक्रिया के लिए खंड ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं? नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक कठोर जल एवं मृदु जल दोनों के साथ आसानी से झाग बनाते हैं, अतएव जल की कठोरता की पहचान संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े रगड़ते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता होती है? वेरी गुड, अच्छा सवाल है। आंसर है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है, जिसके कारण इमल्सन बनता है। जब कपड़ों को पत्थर पर पटकते या रगड़ते या डंडे से पीटते हैं तो तेलीय या ग्रीस मैल से युक्त मिसेल कपड़े से हटकर पानी में चली जाती है, अतः साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है और कपड़ा साफ हो जाता है। अब पाठ्यपुस्तक से जितने भी सवाल हैं उनको देख लेते हैं। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 सहसंयोजक बंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है, जिसका प्रवर्तक समूह कौन है? कीटोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या है? ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणु के बीच जुड़े होते हैं और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा Cl का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, अतः इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से वो बन जाएगा साझेदारी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। किस किस के लिए? एथेनोइक अम्ल के लिए, H2S के लिए, प्रोपोनेन के लिए और F2 के लिए। तो ए बनी है सबके लिए, ये देख लें। ए है एथेनोइक अम्ल के लिए और ए है H2S के लिए, ऊपर वाली फिर ए है पेप्नॉन के लिए और ए वाली है F2 के लिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। कार्बनिक यौगिक, क्या लिखा है, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई और आणविक द्रव्यमान में 4U का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, इसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H5H7OH तथा C4H9OH के रासायनिक गुणधर्म अत्यधिक समानता है तथा इसमें CH2 का अंतर है और OH प्रक्रियात्मक समूह है, इन्हें CnH2n+1 सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। भौतिक गुणों के आधार पे एथेनॉल और इस साइड एथेनोइक अम्ल, इसका क्वथनांक यानी एथेनॉल का क्वथनांक 351 के होता है और जबकि एथेनोइक अम्ल का 391 होता है, मतलब इसका ज़्यादा होता है। और गलनांक एथेनॉल का 156 होता है, जबकि इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है। इसमें एक विशिष्ट गंध होती है, इसका गंध तीक्ष्ण होता है। रासायनिक गुणधर्म में अंतर कैसे करेंगे, तो एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया नहीं होती है। एथेनोइक अम्ल के साथ एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और एथेनॉल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह उदासीन पदार्थ है, जबकि एथेनोइक अम्ल है क्योंकि ये तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट है, इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब हो जाता है, इसमें क्षारीय KMnO4 डालने पर रंग गायब नहीं होता है। अब आगे पढ़ना है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन पूंछ जल विरागी सिरा हाइड्रोकार्बन में विलय, छोटा आयनिक सिरा जलरागी सिरा जल में विलय जलरागी सिरा जल विरागी सिरा। साबुन के अणु, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है तथा जल के अंदर होता है, जबकि लंबी का हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन C जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण, जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा इधर गुच्छे की सतह पर होता है, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तो ये पूरी तेल की बूंदें हैं, जलविरागी सिरा, साबुन के अणु, मिसेल का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो आंसर है, कार्बन तथा उसके यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचयित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं, जो साबुन से अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ बनाती हैं। इसी अघुलनशील पदार्थ के कारण झाग आसानी से नहीं बनता तथा साबुन अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। कठोर जल प्लस साबुन और स्कम बन जाता है इससे। हाँ माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लिटमस पत्र लाल या नीले से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है तथा लिटमस पेपर यानी लिटमस पत्र नीला कर देगा।
हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पॉलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी संतृप्त वसा बनाया जाता है। वनस्पति तेल प्लस H2 निकेल और ये इतने उस पर इससे वनस्पति घी डालडा रथ में बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। तो ये पूरी की पूरी दी गई है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दिए गए हाइड्रोकार्बन में से C3H6 तथा C2H2 के साथ संकलन योग अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एवं खाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए एक परीक्षण बताइए। मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि खाना बनाने वाला तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परीक्षण, ब्रोमीन जल दो अलग अलग परख नलियों में लेकर एक में तेल दूसरे में मक्खन लीजिए। दोनों परख नलियों में ब्रोमीन जल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परख नलियों को धीरे धीरे गर्म करने पर हम पाते हैं कि तेल वाले परख नली में ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। दूसरा, क्षारीय पोटेशियम मैग्नेट द्वारा क्षारीय KMnO4 प्लस तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन गुलाबी रंग उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा छोटी आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए C15H31CONA और C17H33COONA आदि। इसे हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ साबुन के अणु आयनिक सिरा CO और Na अथवा जलविरागी सिरा जलरागी सिरा। जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलरागी सिरा जल में घुलनशील तथा जलविरागी सिरा जल में अघुलनशील, परंतु तेलीय मैल वसा इत्यादि में घुलनशील होता है। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर तथा हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मैल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बना रहता है तथा आयरन विकर्षण के कारण अपक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जाता है। तो ये थी साबुन की पूरी क्रियाविधि। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। ये चैप्टर 4 था, इसके बाद 5th पे जैपिक क्रम है। ये सारे के सारे वीडियोज़ आपको क्रम से सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर का आप रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।